नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 12th इंग्लिश कंपलसरी की बुक पेनोरमा से चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। इसकी 2-3 वीडियोज़ मैं आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है अभी तक, तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले उन वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच करें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में अपन जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन का डिटेल से स्टडी करेंगे, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताने वाला हूँ जो बीच में यानी कि बनेंगे। तो अपन ट्रांसलेशन कर रहे थे, हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे, और 2 वीडियोज़ के अंदर अपन यानी हिंदी ट्रांसलेशन अपन ने यानी कि कर लिया है। आज लास्ट वीडियो रहेगी जिसके अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अपन जो पेज पे पढ़ रहे थे वो है 63 नंबर पेज पे यानी कि पढ़ रहे थे। तो 63 नंबर पेज पे अपन ऊपर से ये जो 3 पैराग्राफ है वो यानी कि पढ़ चुके हैं। हॉलीडेज तक अपन पढ़ चुके हैं, और लास्ट अपन ने यही पढ़ा कि जैसे ही फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल्स नहीं सुना पाता है तो एम एमल उसे फटकारता नहीं है, और बल्कि उसे यही कहता है कि यही अल्सेक के लोगों की यानी दिक्कत है, यही उनके यानी कि बड़ी समस्या है कि अल्सेक के जो लोग हैं वो कल पे यानी छोड़ देते हैं कि हम जो भी लर्न करना है वो कल कर लेंगे। और देखिए कल कल करते हम कहाँ आ गए हैं, और ऐसी हालत आ गई है कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो हमेशा के लिए हमारे यानी कि डिस्ट्रिक्ट से यानी कि बंद कर दी गई, हटा दी गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप नहीं सीख पाए, इसमें आपकी तो गलती है ही है, क्योंकि आप पढ़ाई को इग्नोर करते थे, आप पढ़ाई में ध्यान न दे करके पक्षियों के अंडे की तलाश में चले जाते थे। लेकिन वो क्या कहता है, आप यानी कि फ्रेंच नहीं सीख पाए, आपके पेरेंट्स की भी यानी कि गलती है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं थे। वो आपको खेतों में काम पे लगा देते थे, वो चाहते थे कि कुछ यानी पैसे बचे या कुछ ज़्यादा रुपए वो कमा के लाए, और वह अपने आप को भी दोषी ठहराता है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा नहीं सिखा पाया। इसका रीज़न मैं भी हूँ। वो ये है कि क्या मैंने आपको गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स है उनके अंदर पानी डालने के लिए, वाटर डालने के लिए क्या मैंने नहीं भेजा, या क्लास के टाइम यानी कि जब मैं फिशिंग टूर पे जाना चाहता था तो क्या मैंने आपको हॉलीडे नहीं दी। तो कहने का मतलब इन सब के पीछे हम सब का यानी कि हाथ है, ऐसा यानी कि वह बोलता है। तो इस तरह से फ्रेंच को बोलता है कि हम सब की यानी कि गलती है, और आज देखिए हमारे साथ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा यानी कि सब के सब यानी कि पश्चाताप के अंदर है वो। अब देखिए क्या होता है उसके बाद, देन फ्रॉम, उसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, मतलब एक बात ख़त्म होती है इतने में एम हेमल दूसरी बात बोल देता है। एम हेमल वेंट ऑन, जारी रहता है, टू टॉक, बातें करते हो, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल है वो बातें करना यानी कि जारी रखता है। और वह क्या कहता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पर्सन ये निकलेगा कि व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल यानी कि क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसने क्या कहा। तो वह एक बात खत्म होती है इतने में एम हेमल दूसरी बात यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में शुरू कर देता है। एम हेमल ने यानी कि क्या कहा कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत भाषा में से यानी कि एक है, सबसे द क्लियरेस्ट है, सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल है, ये सबसे तर्क संगत है। और वह हमें क्या एडवाइस देता है कि वी मस्ट गार्ड इट, हमें इस भाषा को गार्ड करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी यानी कि नहीं भूलना चाहिए। तो कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है एम हेमल सेड देट, एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वॉज द वर्ड्स, वो क्या थी, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत भाषा थी। इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये भाषा सबसे क्लियरेस्ट थी, एंड सबसे क्या थी, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज थी, ऐसा वो कहता है। और ही एडवाइस्ड, और वह सलाह देता है द विलेजर्स को कि टू प्रोटेक्ट, कि आप इसकी क्या करना, रक्षा करना, एंड नेवर टू फॉरगेट, और आप इसे कभी मत भूल जाना, ऐसा वो गांव वालों को यानी कि कहता है। समझ आ गया होगा बच्चों कि लैंग्वेज के बारे में उसने क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आगे क्या कहता है, वहन बिकॉज, क्योंकि हमें इसकी रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वहन पीपल आर एनसेल्वेड, क्योंकि जब लोग गुलामी में होते हैं, गुलामी की जंजीरों में होते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज,
अगर वे लंबे समय तक दे होल्ड, वे पकड़ रखते हैं, दे होल्ड फास्ट, वे अपनी तेज पकड़ रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो इट इज एज, तो ये ऐसा ही है, इफ दे, जैसे कि उनके पास क्या है, हेड द की, उनके पास क्या है, चाबी है, टू देयर प्रिजन, यानी कि उनके जेल की। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए कि आप जेल में चले जाते हो किसी कारणवश, आप यानी हिंदुस्तानी हो, और आप ये मान लीजिए कि आप मलसीसर के अंदर ऐसे ही यानी कि घूम रहे थे, और कुछ पुलिस वाले हैं वो आपको डाउट के आधार पे यानी कि क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं। ज़्यादातर पुलिस के यानी कि जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे, हिंदुस्तानी है तो यहाँ हिंदी भाषा है तो वो हिंदी में बात करेंगे, लेकिन आप हिंदी भाषा समझ नहीं रहे हो, आप हिंदी की जगह इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है, वो आप पे और ज़्यादा डाउट करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर इंग्लिश समझ नहीं आएगी, वो आप पे डाउट करेंगे कि ये यहाँ का तो नहीं हो सकता, ये दूसरा स्टेट का हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, अपराधी हो सकता है, तो वो उसको हिरासत में यानी ले लेते हैं। अगर उनको यानी अपनी भाषा आती, हिंदी भाषा, तो वह हिंदी भाषा में सफाई दे करके कब का ही जेल से छूट जाता। तो कहने का मतलब अगर आपके पास अपनी भाषा आती है तो ये मान लीजिए कि आपको, आपके पास क्या है, जेल से निकलने की चाबी है। अगर आप हिंदुस्तानी हो और आप क्या करते हो, हिंदुस्तानी हो और जेल के अंदर चले जाते हो, आपको हिंदी भाषा आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में सवाल जवाब करेंगे वहाँ पे, आप हिंदी आती नहीं है, कोई दूसरी भाषा बोल रहे हो, तो वह आप पे डाउट करेंगे, आपकी भाषा को समझने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को लाया जाएगा, तब तक आप जेल के अंदर रहोगे। तो कहने का मतलब आपको अपनी भाषा आनी चाहिए। देन उसके बाद क्या कहता है, ही ओपनड ए ग्रामर, वह ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस, उसने पढ़ा, आवर लेसन, हमारा लेसन पढ़ा, मतलब ग्रामर की बुक निकाली, पीरियड आया अगला, और उसने ग्रामर का लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, और वह क्या कहता है, आई वॉज अमेज्ड, और मैं यानी कि बड़ा अमेज था, यानी मैं बड़ा क्या था, यानी कि आश्चर्यचकित था। आई वॉज अमेज्ड टू सी, ये देख करके कि हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया। मतलब एम हेमल जो आज पढ़ा रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ गया। ऑल ही सेड, जितना भी वो कह रहा था, एम हेमल जो भी कह रहा था, सिम्ट, प्रतीत हो रहा था, सो इजी, सो इजी, आज बहुत आसान लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू देट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने क्या सोचा कि मैंने कभी नहीं सुना इतनी सावधानी पूर्वक। एंड देट, और ये भी सुना कि ही हैड, और मैं ये भी सोचा, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, उसने कभी प्रत्येक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, विद सो मच पेशेंस, इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ और इमोशन के साथ, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, उन्हें आज सब कुछ समझ आ रहा था, सब कुछ समझ इसलिए आ रहा था क्योंकि पहले वो पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देता था, और आज वो क्या करता है, एकदम सीरियस था पढ़ाई के, एकदम ध्यान से वो केयरफुली उसको लिसन कर रहा था। और उसे ये भी लिखता है कि एम हेमल भी आज वेल एक्सप्लेन कर रहा था एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को सो मच पेशेंस के साथ, इसलिए आज उसे सो इजी, सो इजी, एकदम आसान लग रहा था एकदम से। और इट सिम्ड, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट जैसे, लगभग जैसे कि, एज इफ द पुअर मैन, जैसे कि वह बेचारा आदमी, जैसे कि वह बेचारा टीचर, वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहता हो, ऑल, सबका सब, ही न्यू, वह जो वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। मतलब आज एम हेमल इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसा बेचारा आदमी, इनके पास जितना भी ज्ञान है फ्रेंच भाषा के बारे में, वह जानने से पहले सबका सब हमें देना चाहता हो। एंड टू पुट इट, सारे के सारे ज्ञान को यानी कि वह क्या करता है, पुट इट, वह डालना चाहता हो, ऑल इनटू अवर, यानी हेड्स, हमारे हेड के अंदर, एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके के अंदर। कहने का मतलब ऐसा यानी कि उसे यानी कि लगता है, पर्सन निकलता है बच्चों कि फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, कि फ्रेंच क्या था, एबल था समझने में, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट डे, उस दिन, वाई, ऐसा क्यों था कि फ्रेंच उस दिन सब कुछ समझने में यानी कि एबल था। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंच क्या कर रहा था, वॉज पेइंग हिज फुल अटेंशन टू हिज लेसन, कि फ्रेंच वॉज पेइंग, फ्रेंच दे रहा था, हिज फुल अटेंशन, अपना पूरा ध्यान दे रहा था, किसके प्रति, अपने लेसन के प्रति। और फ्रेंच थॉट देट, और फ्रेंच ने यह भी सोचा कि ही हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन, ही हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन, कि उसने इतना ज़्यादा यानी कि ध्यान नहीं दिया इससे पहले। और नोर एम हेमल एक्सप्लेन्ड, और नई एम हेमल ने एक्सप्लेन किया, विद सो मच पेशेंस एंड इमोशन, इतने ज़्यादा धैर्य और इमोशन के साथ।
ओविंग टू अबव रीजन, ये जो रीजन्स थे उस रीजन्स के कारण आज फ्रेंच वॉज एबल, फ्रेंच क्या था, एबल था, समर्थ था, यानी कि टू अंडरस्टैंड यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ समझने में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेसन आया राइटिंग का, लिखने का, सुरती लेख का। डेट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेके आया। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हेड, उस पर रिटन लिखा हुआ था सुंदर राउंड हेड, मतलब गोल मटोल अक्षरों में है, सुंदर हैंड राइटिंग में क्या लिखा होता उन नई कॉपियों में, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। इसका मतलब बच्चों अपन कह सकते हैं जैसे कि वह जोर देना चाहता है कि फ्रांस अमर रहे, अल्सेक अमर रहे, ऐसा यानी वो शो करना चाहता है, या उसका जो पेट्रियोटिक जो फीलिंग है वो निकल के आती है किसके प्रति, फ्रांस और अल्सेक के प्रति, जो ये शब्द यानी कि कहता है। तो दे लुक्ड, और वे जो यानी कि कॉपी लेके आया था यानी जिसके ऊपर फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था, दे लुक्ड, वो दिख रहे थे लाइक किसकी तरह, लिटिल फ्लेक्स, छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे, जो कि फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह यानी लहरा रहे थे। इन द स्कूल रूम, क्लासरूम में, हंग, कहाँ लटके हुए थे छोटे झंडे जो लहरा रहे थे क्लासरूम में, हंग फ्रॉम द रोड, जो कि लोहे के यानी कि छड़ के ऊपर यानी लटके हुए थे। एट द टॉप यानी कि ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर, कहने का मतलब हमारी डेस्क के ऊपर क्या थी, यानी कि रोड थी, छड़ थी, और उसके ऊपर जिस तरह से छोटे छोटे झंडे लहरा रहे थे, वैसे ही क्या है, वह जो आज एम हेमल जो कॉपी लेके आया जिसपे फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था, वो लहरा रहे थे उस झंडे के समान। ये बार बार फ्रांस अल्सेक ये शो करना चाहता है, अपनी पेट्रियोटिक जो फीलिंग्स है वो दिखाना चाहता है, देशभक्ति की भावना दिखाना चाहता है कि उसका यानी कि फ्रांस अल्सेक के प्रति कितनी भावना है। और वह क्या कहता है, यू ought टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे आज प्रत्येक जने काम पे लगे हुए थे, हाउ क्वाइट इट वॉज, आज कितना शांत था, द ओनली साउंड वॉज, केवल साउंड कैसी थी आज क्लास में, द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स, पेन के खुरेचने की आवाज, ओवर द पेपर पे, कहने का मतलब आज केवल आवाज, केवल पेपर पे जो पेन चल रहा था उसके खुरेचने की, उसके चलने की आवाज़ थी, और एकदम से आज कंप्लीटली शांति थी। और वंस, एक बार तो क्या होता है, सम बीटल्स, कुछ यानी कि बीटल्स है, भौरा है, वो फ्लू यानी कि वह उड़ता हुआ यानी कि आ जाता है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है टू देम, उनकी तरफ। कहने का मतलब जब यानी कि हमारी क्लास चल रही थी तो एक बार तो बीच में कुछ बीटल्स भी आ जाती है उड़ती हुई, लेकिन उस बीटल्स की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और दिन क्या होता है, जब भी क्लास लग रही होती है, कितना भी सीरियस टॉपिक चल रहा है, छिपकली आ जाती है, मक्खियाँ आ जाती है, कोई बीटल्स आ जाती है, तो सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब के सब सीरियस थे, नोट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक जो क्लास के अंदर छोटे से छोटे जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनका भी यानी कि ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। छोटे बच्चे जो कि क्या कर रहे थे, वो वर्कड राइट, जो कि काम कर रहे थे ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपना जो फिश हुक्स था, मछली के कांटों से बना हुआ जो सल्का था, यानी उससे वो क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, जो भी उनका यानी कि होमवर्क मिला था, सुरती लेख था, उसके ऊपर ऊपर ट्रेस कर रहे थे वो, यानी कि घोटना बोल सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग एज इफ, जैसे कि देट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि ये भी क्या था उनका यानी कि फ्रेंच था उनके लिए। मतलब छोटे बच्चे जिनको लिखना नहीं आता था, वो भी आज मछली का यानी जो कांटा आता है उसका पेन बना रखा था, और उससे वो क्या कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये भी क्या है, एक फ्रेंच है। और ऑन द रूफ, और छत पे, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, कबूतर थे वो भी बहुत मध्यम आवाज में कुक कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे जब ये चैप्टर चल रहा था। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप सोचा, मैंने क्या सोचा वो बताता है कि विल दे मेक, क्या वे उनको देम सिंग, वो उसे गाने देंगे इन जर्मन में, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। कहने का मतलब ऐसा उसने क्यों सोचा कि जैसे यानी कि वह कबूतर की आवाज़ सुनता है तो क्या वे लोग इन कबूतरों को भी यानी कि जर्मन में यानी कि गाने देंगे। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से, इसका मतलब यह है कि यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि इस लाइन का क्या अर्थ है, फ्रेंच ऐसा क्यों सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। कहने का मतलब क्या है कि जर्मन ने फ्रांस पे जीत हासिल कर ली है, तो इसके कारण उसने हम पे अपनी लैंग्वेज है वो थोप दी है कि अब आपको ये पढ़नी पड़ेगी। तो वह क्या कहता है कि क्या उन कबूतरों के साथ भी ऐसा होगा, क्या कल से वो भी यानी कि फ्रेंच के अंदर यानी कि गीत गाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा उसने इसलिए सोचा क्योंकि फ्रेंच कंडेमनेट, फ्रेंच ने निंदा की द पर्सियन की,
जो पर्सा के जो लोग थे इसकी निंदा की। फॉर किसके लिए? इम्पोजिंग देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज इंपोज करने के लिए, कि उसने अपनी लैंग्वेज है जर्मन वो यानी थोप दी उस पे, ऑन द पीपल ऑफ किसके ऊपर? अल्सेक एंड लोरन के यानी कि लोगों के ऊपर। बट ही थॉट, लेकिन उसने ये सोचा, उसने क्या सोचा कि दे कुड नॉट डू सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब उसने थोप तो दिया है लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। जस्ट एज, किस तरह से सफल नहीं हो पाएंगे? जिस तरह से दे कुड नॉट मेक पिजन्स, जिस तरह से वो कबूतर को यानी सिंग इन जर्मन, वो जर्मन में गीत नहीं गवा पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? उसने थोप तो दिया लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। या इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि इस अर्थ पे कोई भी ऐसा पावर नहीं है जिस वह पावर जो कि उसकी मातृभाषा से उसे दूर कर सके। तो कहने का मतलब हमारी मातृभाषा क्या है? फ्रेंच है, और इसे हमें कोई दूर नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है? कबूतर की जो भाषा है वो उसी में गाएगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कोई भी उसके ऊपर अधिकार कर ले, ऐसा यानी वो कहना चाहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, व्हेनेवर आई लुक्ड अप, कि जब यानी राइटिंग का चैप्टर चल रहा था, कि जब भी यानी कि वो क्या बताता है, आई लुक्ड अप यानी कि मैं ऊपर की ओर यानी कि देखा, कि जब भी मैं ऊपर की ओर देख रहा था, फ्रॉम माई राइटिंग, राइटिंग लिखते समय, आई सा मैंने देखा, एम हेमल जो था सिटिंग मोटिनलेस, एकदम गतिहीन बैठा था, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे, एंड गेजिंग, और वह क्या कर रहा था? गेजिंग कर रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज की तरफ, देन एट अनदर, बाद में दूसरी चीज की तरफ, एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स, जैसे कि वो फिक्स करना चाहता हो, इन हिज माइंड, अपने यानी माइंड में, जस्ट जैसे कि, हाउ एवरीथिंग, जैसे कैसे कि प्रत्येक चीज यानी लुक्ड, दिखती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस यानी छोटे से यानी स्कूल रूम में, फैंसी, ऐसी वो कल्पना करता है। कहने का मतलब वो मन ही मन कल्पना करता है कि एम हेमल आज मोटिनलेस बैठा था। जैसे जैसे यानी राइटिंग का चैप्टर चल रहा था, मैं बीच बीच में एम हेमल की तरफ देख रहा था, जो कि अपनी चेयर पे बैठा था बिना हिले डुले, और वह क्या कर रहा था? गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज की तरफ देखता है एकदम टकटकी लगा करके, जैसे ही उस चीज को अच्छी तरह से देख लेता है, दूसरी चीज को देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन सारी चीजों को वो अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहा था, यानी चाहता हो कि जैसे कि प्रत्येक चीज कैसी दिखती थी उस स्कूल रूम के, जहां पर उन्होंने क्या किया, 40 साल तक वहां सेवा दी, उस सेम स्थान पे रहा। तो विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो कि गार्डन कहाँ था? यानी कि खिड़की के बाहर, मतलब जिस क्लास में था उस क्लास की खिड़की के जस्ट बाहर क्या था? गार्डन था। वहाँ पे यानी कि वो 40 साल तक रहा सेम प्लेस पे, एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के बिल्कुल सामने क्या थी? उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक देट, कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन सब को यानी कि सारी चीज़ों को जाने से पहले अपने यानी कि वो हेड के अंदर यानी वो फिक्स करना चाहता था, ऐसी वो कल्पना करता है। अब केवल वह क्या बताता है कि 40 साल में क्या परिवर्तन देखने को मिला, कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, कि केवल 40 साल के अंदर जो यानी कि जो लकड़ी के फर्नीचर थे, डेस्क और बेंचें थी, हैड बीन वोर्न स्मूथ, स्मूथ वोर्न मतलब घिस करके स्मूथ हो गई है, मुलायम हो गई है। द वॉलन ट्रीज, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन वर टोलर, वो टोलर हो गया है, यानी कि लंबा हो गया। 40 साल में उसने क्या देखा है कि 40 साल में जो बेंचेस थी वो घिस करके स्मूथ हो गई है। वॉलन ट्री, अखरोट का पेड़ लंबा हो गया है। द होप वाइन, और लता की बेल, देट ही हेड प्लांटेड, जो उन्होंने प्लांट की थी, खुद ने लगाई थी, वो ट्विंट, दो गुनी हो गई है। अबाउट द विंडो, यानी विंडो से दो गुनी, विंडो से दो गुनी होना मतलब छत तक पहुंच गई है, टू द रूफ, छत तक। विंडो से दो गुनी मतलब उसके यानी कि विंडो तक यानी पहुंचती है, जो कि यानी छत से दो गुनी यानी कि हो गई है, ऐसा यानी वो बोलता है। और वह साथ ही क्या करता है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये सारी चीज़ें कैसे उसका हृदय तोड़ सकती है, यानी कैसे हृदय नहीं तोड़ेगी, टू लिव इट ऑल, इसको छोड़ते हुए। तो कहने का मतलब ये 40 साल में जिस गार्डन में रहा, जो होप वाइन उसने प्लांट की, अखरोट का पेड़, ये जो सब कुछ उनके द्वारा यानी किया गया है, तो ये कैसे उसका हृदय तोड़ सकती है जो आज वो जा रहा है। तो पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर, वह सुनता है, हिज सिस्टर मूविंग, वो अपनी बहन की मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, की ऊपर जो कमरा था क्लासरूम के, उसके ऊपर कुछ वह हलचल कर रही थी उसकी बहन, उसकी गतिविधियों को सुनता है। और वह क्या कर रही थी उसकी सिस्टर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मानी सामान, और वह अपने सामान को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनता है। फॉर दे मस्ट लिव, क्योंकि उन्हें छोड़ना होगा द कंट्री को द नेक्स्ट डे, वह अपनी सिस्टर की भी यानी जो गतिविधियाँ थी उसको सुनता है। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके पास साहस था, टू हियर, सुनाने का, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी कि वह प्रत्येक लेसन को आखिरी तक यानी सुनाए।
उसमें इतनी हिम्मत जरूर थी। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग का जैसे चैप्टर पीरियड चला गया तो वी हैड लेसन, हमारा लेसन आया हिस्ट्री का। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज, मतलब क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो चांटेड, मतलब एक स्वर में क्या बोला उन्होंने, देर बा बे बी बो, इस तरह से उन्होंने यानी कि एक स्वर में बोला। जैसे कि अपनी स्कूलों के अंदर होता है, स्कूल की जब छुट्टी होती है उस समय ओरल होता है, सारे छोटे बच्चे हैं वो एक स्वर में यानी कि बोलते हैं, कै खे गए यानी कि बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं। तो लास्ट में छुट्टी का समय होने वाला है और सारे बच्चे एक साथ यानी क्या बोलते हैं, बा बे बी वो, इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं। और डाउन देयर, और पीछे नीचे की तरफ, एट बैक ऑफ द रूम, यानी कि रूम के बैक में, ओल्ड जो होसर था, वर्द होसर जो था, जो कि यानी वहाँ आया हुआ था, हेड पुट ऑन, जो कि पहना हुआ था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपनी ऐनक पहना हुआ था, एंड होल्डिंग, और वह पकड़ रखा था, हिज प्राइमर, अपनी प्राथमिक पुस्तक को, चौपनिए को या पोथिए को, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथ में। वह स्पेल्ड द लेटर्स, वह भी उन अक्षरों का उच्चारण कर रहा था, विद देम, उन बच्चों के साथ। वह भी होशर क्या कर रहा था, उन बच्चों के साथ साथ क्या बोल रहा था, बा बे बी बो, इस तरह से यानी उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी देट, आप देख सकते थे कि ही टू वॉज क्राइंग, कि एम हेमल भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेमलेड, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन, इमोशन के साथ। एंड इट वॉज सो फनी, और बड़ा फनी भी लग रहा था, टू हियर हिम, उसे सुनते हुए, दैट की वी ऑल वांटेड, हम सब चाहते थे, टू लाफ, हम हंसना भी चाहते थे सब के सब उस एम हेमल को देख करके, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि एम हेमल आज उसको पहली बार यानी कि रोते हुए देख रहे थे, रोता हुआ बड़ा फनी दिख रहा था वो। और साथ ही हम यानी कि इसलिए तो हंसना चाहते थे, हम रोना इसलिए चाहते थे कि ये आज के बाद हम एम हेमल को नहीं देख पाएंगे, हम इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम रोना भी चाहते थे। और वह फ्रेंच क्या कहता है कि आह अरे, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट इसे द लास्ट लेसन, कि जो मेरा डेट लास्ट लेसन, जो आखिरी लेसन था, मेरे को कितनी अच्छे से आज भी याद है। इतने में क्या होता बच्चों, ऑल एट वंस, और उसी समय, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी है वो 12 बजाती है। देन द एंजलस, बाद में क्या होती है, एंजलस होती है। एंजलस क्या होती है, चर्च के अंदर 12 बजे एक घंटी बजती है, जिसमें वहाँ पे उसकी जो आरती वगैरह, यहाँ पे अपने जैसे मंदिर में आरती वगैरह होती है, तो वैसे ही क्या होती है, एंजलस का समय आता है, यानी कि चर्च के अंदर कुछ भक्ति का यानी कि गायन का समय आता है 12 बजते ही। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट्स, तुरई ऑफ द पर्सियंस, परसा के लोगों की जो तुरई थी, विजयी पूर्वक जो तुरई, जो इंस्ट्रूमेंट है ये, वो बजने की आवाज़ आती है। रिटर्निंग, जो कि लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल करके, साउंडेड, उसकी आवाज़ आ रही थी, अंडर अवर विंडोज, हमारी विंडो के नीचे से। कहने का मतलब इतने में हम क्या समझते हैं कि जो परसा के जो सैनिक थे उसकी तुरई की आवाज़ यानी कि आती है, और जो लौट रहे थे ड्रिलिंग करके, कहाँ से आवाज़ आती है, यानी हमारी विंडो के नीचे से, मतलब हमारी विंडो के नीचे से वो गुजर रहे थे, वो परसा के सैनिक जो एट द बेक ऑफ शामिल के पीछे जो यानी क्या था, खुला मैदान था, वहाँ क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। मतलब 12 बज गए हैं, समय बदल गया है, और अब से जर्मनी का फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के 2 जिलों पे क्या हो गया, अधिकार हो गया है। तो एम हेमल स्टूड अप, जैसे ही 12 बजते हैं तो एम हेमल क्या होता है, खड़ा हो गया। एम हेमल क्या हो गया, खड़ा हो गया। और क्या होता है, वेरी पेल, बहुत पीला पड़ गया, इन्हीं चेयर, अपनी चेयर पे खड़ा होता है। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, हिम, उसको, लुक सो टॉल, कि इतना ज़्यादा लंबा कभी नहीं देखा, कि आज वो एकदम सीधा खड़ा था, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ा हुआ था। और वह बड़ा पीला पड़ गया जैसे ही 12 बजे, 12 बजे की घंटी बजी, मतलब छुट्टी का समय हो गया, और स्कूल का भी डिसमिस का यानी समय हो गया। तो ऐसा यानी कि मैंने कभी नहीं देखा उस एम हेमल को। तो वह क्या कहता है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उसने कहा, लास्ट में उसने क्या कहा, आई, आई 2 बार वो क्या बोलता है, आई बोलता है, मैं, इस तरह से बोलता है। बट समथिंग चोक्ड हिम, कोई चीज़ उसे चोक कर लेती है, अवरुद्ध कर लेती है, रोक लेती है, मतलब आई के आगे बोल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा, ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एम हेमल रोने लग जाता है, केवल 2 बार आई बोलता है। और वह क्या कहता है, देन ही टर्न, बाद में वह मुड़ा, टू द ब्लैक बोर्ड, मतलब बोलने में असमर्थ था, बाद में वह किसकी तरफ मुड़ा, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक, उसने एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा करके, ही रोट, उसने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकता था, मतलब बोलने में असमर्थ था।
लास्ट में चौक का टुकड़ा उठाता है, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है अपनी पूरी शक्ति लगा करके। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं थी लिखने की, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, भावुक बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी वह क्या करता है, चौक उठाता है, ब्लैक बोर्ड पे उतना बड़ा लिखता है जितना वो लिख सकता था। क्या लिखा उसने, विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस क्या है बच्चों, यहाँ पे अपनी यानी कि देखेंगे, विव ला फ्रांस, उन्होंने एक फ्रांस भाषा का एक फ्रेज लिखा, वाक्यांश लिखा, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा यानी वो लिखता है। और ये उसके क्या दिखाना चाहता है कि उसने विव ला फ्रांस लिखा लास्ट में बड़ा से अक्षर में, सुंदर से अक्षर में ब्लैक बोर्ड पे, ये शो करना चाहता है उसकी पेट्रियोटिक जो फीलिंग है, देशभक्ति की जो भावना है टुवार्ड्स किसके प्रति, फ्रांस के प्रति, उसको शो करना चाहता है। वो लिखता है, देन ही स्टॉप्ड, इतना लिखते ही वह रुक गया, एंड लीन्ड, वह झुका, हिज हेड, अपने सर को झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, किसकी तरफ, दीवार की तरफ उसने अपने सर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे ही मेड ए गेस्चर, उसने इशारा किया, टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, मतलब बोल नहीं पाया, अपने सर को दीवार की तरफ झुका लिया और हाथों के इशारे से ही हमें इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस, कि स्कूल डिसमिस हुई, विसर्जित हुई, यू मे गो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। तो बच्चों प्रश्न निकलता है कि वाई डिड मिस्टर एप, यहाँ पे यानी कि बच्चों यानी कि क्वेश्चन ये निकलता है कि हाउ डिड मिस्टर हेमल बिड फेयरवेल टू हिज स्कूल, कि मिस्टर हेमल ने कैसे फेयरवेल दिया, कैसे अलविदा कहा अपने स्कूल को। तो वाइल बिडिंग फेयरवेल, जब एम हेमल क्या कर रहा था, फेयरवेल दे रहा था टू हिज स्कूल, या अपनी क्लास को अलविदा दे रहा था, तो एम हेमल है वो गोट इमोशनल, क्या हो गया बच्चों, इमोशनल हो गया। ही कुड नॉट अटर इवन ए सिंगल वर्ड, वह एक भी वर्ड नहीं कह पाया। सो ही टुक ए चौक, इसलिए उसने क्या उठाई, एक चौक उठाई, एंड रोट, लिख दिया, क्या लिख दिया, विव ला फ्रांस लिख दिया, ऑन द ब्लैक बोर्ड, किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड पे। और एंड एट लास्ट, और आखिर में, बाय द गेस्चर ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ के इशारे से, ही डिसमिस द स्कूल, उसने स्कूल को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। और इस तरह से कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल से यानी कि अलविदा यानी कि लिया। तो और प्रश्न ये भी आ सकता है कि व्हाट वर्ड्स डिड एम हेमल राइट, कि कौन सा शब्द एम हेमल ने लिखा ऑन द बोर्ड पे, बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन को या लास्ट क्लास को डिसमिस करने से पहले, और उसका मतलब क्या था, उसका मीन क्या था। तो उसने क्या लिखा डिसमिस करने से पहले, ही रोट विव ला फ्रांस, उसने क्या लिखा, विव ला फ्रांस लिखा, और विच मीन, जिसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, फ्रांस क्या रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे, ऐसा यानी वह कहता है। और इसके माध्यम से वह क्या करना चाहता है, ये जो शब्द है वो क्या डिस्क्राइब करता है, उसकी जो पेट्रियोटिक जो फीलिंग्स है, और डीप रूटेड जो लव है टुवार्ड्स किसके प्रति, उसकी मदरलैंड के प्रति, और जो मदर टंग है, मातृभाषा उसके प्रति है, उसको वह शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।